गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था वांग जी के ऊपर। यहाँ पर जिस इंसान को अपना फ्रेंड मान रहा था, बेस्ट फ्रेंड मान रहा था, उसने तो उससे ही शादी कर ली, वो भी बिना पूछे। क्या मेरे पास कोई राइट्स नहीं है कि मैं खुद की लाइफ के, खुद की मैरिजेस के यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकूँ, यहाँ पे खुद के डिसीजन बता सकूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। हमेशा क्या सिर्फ लोग खुद से डिसाइड करेंगे कि उनकी नज़रों में अगर मैं गलत हूँ तो हमेशा गलत रहूँगा, चाहे मैं सही की साइड पे ही क्यों ना खड़े हूँ। ये सारा गुस्सा जब से यहाँ लैंड क्लैन से आया है अपनी ट्रेनिंग में निकाल रहा है। यहाँ पर वो खुद भी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रहा है और वहाँ पे ह्यूनमिंग के हर डिसाइपल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवा रहा है। यही हाल लैंड क्लैन में भी है। वांग जी यहाँ पर उसने विंग के साथ ऐसा क्यों किया, यहाँ पर उसने पूछना चाहिए था, एटलीस्ट अपना लव कन्फेस करना चाहिए था। और वे सब कुछ सोचते हुए खुद भी ट्रेनिंग कर रहा है और लैंड क्लैन के भी डिसाइपल्स को यहाँ वॉर के लिए तैयार कर रहा है। पर वैन क्लैन अब ने क्लैन में हमला करता है और यहाँ पर ह्यूनमिंग और लैंड क्लैन से भी कुछ डिसाइपल्स वहाँ जाते हैं। यहाँ पर डिसाइपल्स वही रहते हैं कि अगर बाय केस उनके ऊपर भी हमला हो और जैसा सोचा था वो कमज़ोर दे, क्योंकि यहाँ पर उनके आधे डिसाइपल्स तो उन लोगों को यहाँ हेल्प करने गए ने क्लैन के अंदर। यहाँ पर वैन क्लैन उनके ऊपर भी हमला कर देता है और इस बार यहाँ पे वैन क्लैन के अंदर वैन चाओ था जो इन सब चीज़ों को खुद से लीड कर रहा था। यहाँ पर वॉर कहीं से जीतती हुई नजर आ ही नहीं रही थी। ह्यूनमिंग कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पर जैंग क्लैन के कितने डिसाइपल्स आ जाएं और वो लोग यहाँ पर कितने भी कॉर्प्स को मार दें, वो बार बार उठ खड़े होते हैं और यहाँ फिर से लड़ने लगते हैं। जैसे इन वारों का और उनके बॉडी से निकलते हुए ब्लड का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर वो लोग ना ही मर रहे हैं और ना बेहोश हो रहे हैं, ना थके वो लोग लड़ते जा रहे हैं। और अब यहाँ पर ह्यूनमिंग के डिसाइपल्स अब थकने लग गए थे। यहाँ पर वो लोग काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं और उनकी बॉडी में काफ़ी इंजरीज आ चुकी हैं, उनकी बॉडी अब थक रही है। और यहाँ पर वो तब भी फाइट कर रहे हैं और विंग यहाँ पर सब डिसाइपल्स की ऐसी हालत देखकर यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ पर उसे लड़ते हुए समझ में आता है ये कॉप्स कुछ फील नहीं कर सकते, पर जब इनकी बॉडी से इनका सर अलग हो जाता है ये लोग डेड ही हो जाते हैं, क्योंकि इनके माइंड से इनकी बॉडी को कोई कमांड ही नहीं मिल रहा होता है। इसलिए वो यहाँ पर सारे डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है। यहाँ पर वो सीधे सारे कॉप्स के सर उनकी बॉडी से अलग करते हैं और ऐसा ही होता है। वो लोग यहाँ पर उन सबके सर अलग करके एक ढेर बना देते हैं और यहाँ पर वही उन सबको आग लगा देता है। इसके साथ ही वो कॉप्स ऐसे चल के ख़त्म होने लगते हैं। वहाँ पे एक फायर ऑन थी जहाँ पर सारे डिसाइपल्स उनके सर काट काट के वहाँ डालते जा रहे थे। और ऐसे यहाँ पर वैन क्लैन की आर्मी अब वीक पड़ने लगी थी। वैन चाओ अब यहाँ पर अपने डार्क पावर्स को यहाँ बाहर बुलाने लगता है। नारन के एक पीस के साथ यहाँ पर अब डार्क एनर्जी सीधे विंग की तरफ मारता है, क्योंकि अगर विंग उनका कमांडर है, अगर वही नहीं रहेगा तो यहाँ पर इस आर्मी को ऑर्डर कौन देगा। और यहाँ पर उनके पास फिर यहाँ पर उनको सरेंडर करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। पर शायद विंग को सब पहले से पता था, पर स्ट्रेंजली विंग उस चीज़ को ब्लॉक करता जो भी उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। वो चीज़ यहाँ पर खुद ही उसके हाथों में आ जाती है और जैसे कि वो खुद उसको अपना मास्टर मान रही हो। विंग के हाथ पूरे ब्लड से कवर थे और उस इनहेरेंट ने उसके हाथ का वो सारा ब्लड सोख लिया था और उसकी इंजरीज को अब खुद ही हील करने लग गया था। विंग शॉकिंगली अपने हाथों की तरफ देख रहा था। जो सारा डार्क ऑरा अभी वैन चाओ को घेर रखा था अब वो विंग को कवर कर लेता है। विंग के बाल अब पहले से और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। उसकी ड्रेस का कलर अचानक से बदलने लगता है और वो हवा में था। यहाँ पर ये डार्क ऑरा अब एक विंग्स का शेप ले लेता है और वो विंग के पीछे ऐसे थे जैसे दो ब्लैक विंग्स यहाँ पर अपने मास्टर के बैक पे बाय बर्थ ही अटैच हो। विंग सब कुछ देख के शौक था, उसे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अभी सबको बचाना ज़रूरी था अपने इन पावर्स के साथ जिन्हें वो जानता तक नहीं कि कंट्रोल कैसे करना है। उनसे सिर्फ ऑर्डर देता है और वो सारे कॉप्स वहीं रुक जाते हैं और खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। विंग उन्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि पहले वो लोग ह्यूमन थे, पर यहाँ पर अभी क्लैंस को बचाने का एक यही रास्ता था। यहाँ पर विंग इस ब्लैक पावर से वैन चाओ को यहाँ पर ह्यूनमिंग की एक जेल में डाल देता है। उसको वो बाद में देखेगा कि क्या करना है और अपने डिसाइपल्स को कुछ यहाँ छोड़ के और यहाँ पर दो डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर यहाँ पर वो नेकलैंड निकल गया था उनकी मदद करने के लिए। नेकलैंड के अंदर भी सेम हालत थी, पर यहाँ पर विंग के ऑर्डर्स के ऊपर
वो सारे कॉर्प्स खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे थे। ये सारी पावर्स यहाँ पे सारे क्लैन लीडर्स के लिए एक शॉकिंग चीज़ थी। वहाँ पे सारे डिसेबल्स जो बहुत थके हुए और ब्लड से कवर थे, उनके लिए एक रिलीफ भी था, पर वो थोड़े घबराए हुए थे। विंग को थोड़ा डार्क पावर में कवर दे। विंग समझ रहा था कि लोग यहाँ पर अब फिर से बातें करेंगे, पर अभी सबकी जान यहाँ पर दूसरे क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है। विंग नेमिंग जी को ग्रीट करता है और कहता है, यूनमिंग के ये तो पावरफुल डिसेबल्स मैं आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ के जाता हूँ। ये आपको हील भी करेंगे और यहाँ पर आपके साथ रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये दोनों आपके प्रोटेक्शन के लिए है। किंग और सब अभी बातें कर ही रहे थे कि उनको एक लेटर रिसीव होता है कि लैंड क्लैन के ऊपर भी अटैक किया गया है। और यहाँ पर अब नेमिंग जे उस बेड से उठते हुए कहते हैं जहाँ पे हीलर्स उन्हें हील कर रहे थे, और कहते हैं मुझे यहाँ पर लैंड रीजन की मदद करना होगा। वही कहता है आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ। नेमिंग जे कहते हैं वही क्या तुम अकेले जाने का सोच रहे हो, ये काफ़ी खतरनाक है, तुम अपनी चोटों को यहाँ ठीक तक नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पर अभी तो वॉल हट चुके हो और अब तीसरी के लिए जा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर विंग नेमिंग जी को कहता है आपकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे पास ये सील भी है और ये मुझे लगता है अपना मास्टर मानती है, यहाँ पर मैं इसकी पावर्स को फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ और उसकी पावर से ही यहाँ पर उन कॉप्सों को मारना ज़्यादा आसान है। नेमिंग जी कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर रुको, यहाँ पर नेक लाइन भी चल रहा है तुम्हारे साथ। वो ऐसा कहते हैं और नेक लाइन में सारे डिसेबल्स को वापस फाइट के लिए रेडी होने का ऑर्डर देते हैं। वो खुद का आर्मर पहनते हैं, अपनी स्वॉर्ड लेते हैं। वो अब सब लोग यहाँ पर वेओशियन के टेलीपोर्टेशन एरा से सीधे टेलीपोर्ट होके लैंड क्लैन में पहुँचते हैं। उनके सामने का व्यू यहाँ पर सबको घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉप्स पहले से ज़्यादा पावरफुल थे। उसके साथ साथ डार्क एनर्जी यहाँ पर सब दूर अटैक कर रही है। ब्लैक स्मोक ने पूरे स्काई को यहाँ कवर सा कर लिया है। यहाँ पर लाइट का एक ट्रेस भी नज़र नहीं आ रहा है। वांग जी जिसके प्योर वाइट रोब्स अभी ब्लड से कवर है, उसके स्वॉर्ड से यहाँ पर ब्लड्स यहाँ टपकते जा रहा है। उसको भी काफ़ी यहाँ चोट लगी हुई है, पर यहाँ पर सभी लैंड क्लैन के डिसेबल्स अभी भी युद्ध कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात कि यहाँ पर वैन रोहन खुद आया हुआ है इस यहाँ पर पूरे युद्ध में लड़ने के लिए। यहाँ पर उसके हाथ में भी सेम वैसा ही पीस है जैसे वैन चाओ के पास था, और वो यहाँ पर उससे ही ये डार्क एनर्जी और सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर उसके साथ साथ विंग एक फ्रूट की आवाज़ भी सुनता है, जैसे समझ ही नहीं आ रही कि आ कहाँ से रही है। ये ब्लैक स्मोक शायद उस पर्सन को छुपा सा रहा है। यहाँ पर एक स्मोक में कवर्ड पर्सन यहाँ पर अब सामने आ रहा था। यहाँ पर वांग जी के बिल्कुल सामने था, और वहीं ये देख के घबरा जाता है और अपने स्वॉर्ड को निकालता है और जल्दी से अब वांग जी की तरफ भागने लगता है। पर वो पर्सन यहाँ पर शायद वांग जी को हार्म करने नहीं आया था। यहाँ पर वांग जी के अब चिक्स को टच करता है और वांग जी यहाँ पर उस पर्सन के हाथ को दूर झटक देता है, और वो ब्लैक स्मोक अब धीरे धीरे हटती है और उस पर्सन का यहाँ पे फेस नज़र आता है। यहाँ पर गोंग्याओ था जो यहाँ पर वांग जी के पास जाते हुए कहता है कि हो हलंजा, ये यहाँ पर तुम्हारे चिक्स को एक ब्लडी हैंड से टच करना अच्छा नहीं लगा, मैं इस ब्लड को अभी साफ कर देता हूँ। वांग जी के चिक्स पे जब उसके हाथ के कारण ब्लड लग गया था, अब वो अपने स्लीव से उसे साफ करने लगता है। वांग जी उसके हाथ को फिर से दूर झटकते हुए अब गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। अपनी स्वॉर्ड उसकी चेस्ट की तरफ पॉइंट कर लेता है। यहाँ पर वांग जी अब उसे मारने ही वाला था, पर जिन गोंग्याओ की ब्लैक स्मोक ने वांग जी को अब पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर जिन गोंग्याओ अब उस ब्लैक स्मोक से एक चाबुक निकालता है और वांग जी के पैरों पे मारता है, जहाँ से ब्लीडिंग होने लग गई थी और वांग जी अपने घुटनों पे आ गया था। ये देखकर तो उसी जगह रुक सा जाता है जहाँ वो था। यहाँ पर वो वांग जी के पीछे खड़ा था, और यहाँ ऐसे वांग जी को देख वो घबरा सा गया था। और जिन गोंग्याओ अब गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है। और यहाँ पर वे कहते हुए वांग जी को फिर से उस चाबुक से एक स्लैश मारता है, और वांग जी के हाथ और बैक यहाँ इंजर्ड हो जाती है। विंग जब वांग जी के पास जाने लगता है उसे टच करने के लिए, वो ब्लैक स्मोक उसे कवर कर लेती है, और यहाँ पर वो उसे वांग जी के सामने नील डाउन करवा देती है। यहाँ पर वो ब्लैक स्मोक विंग को और भी टाइटली पकड़ते जा रही थी। जैसे ही विंग मूव करने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी विंग को अपनी आंखों के सामने देख जिन गोंग्याओ को कह रहा था जिन गोंग्याओ मुझे छोड़ो, यहाँ पर विंग को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, यहाँ पर
मुझे रिलीज करो। वांग जी कहते हुए वहाँ प्रोटेस्ट करने लग जाता है और जिन होंगयाओ एक स्माइल करते हुए कहता है आखिर क्यों? तो विंग तुम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और ये कहते हुए अब वो विंग को फिर से हार्म करने लगता है। उसने यहाँ पर विंग के नेक के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख दी थी और जो अब यहाँ पर और भी इंडीड उसके नेक को कट करती जा रही थी। जी ये देखकर अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर ये ब्लैक पावर उसको रोक रही थी। गोंगयाओ ये देखकर यहाँ पर एक गार्ड को बुलाता है और विंग के नेक के ऊपर स्वॉर्ड रखने को कहता है और वो वांग जी को जाके और भी ज़्यादा यहाँ पे उस स्टारबक्स से मारने लगता है। वो लैशेस वांग जी की पूरी बैक को ब्लड से कवर कर रही थी। उसके हाथ, बैक और अब धीरे धीरे उसका फेस भी ब्लड से कवर होता जा रहा था और ये देखकर विंग सिर्फ लंजर का नाम पुकार पा रहा था और गुस्से में जिन गोंगयाओ को देख रहा था। ये इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।